हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारा वन शॉट है। ये है कोर्स 2। ठीक है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम कर रहे हैं। कोर्स 1 का जो हमारा पेपर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसका वन शॉट पहले आ चुका है। और ये हमारा कोर्स नंबर 2 है, ये इसका वन शॉट है। ठीक है, तो इसमें ना हम पूरा पेपर कवर करने वाले हैं, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। तो इसमें यूनिट्स तो तुम्हारी ये है। यूनिट मैंने ना इंडिविजुअल भी करा रखी हैं, ये सेपरेट सेपरेट वीडियोस हैं। अगर आपको बिल्कुल डीप में जाके पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है, तो आप वो जाके देख लो, वरना ये तो वन शॉट है ही। तो इसमें शुरू करते हैं हमारी यूनिट वन को। इसमें हमको मल्टीपल डिसेबिलिटी का कंसेप्ट देखना है। बेसिकली यही है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी होता क्या है, कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, उसको हम पता कैसे लगाते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है, फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इंटरवेंशन कैसे करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है टू या फिर टू से ज़्यादा डिसेबिलिटी अगर एक पर्सन को होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है। एक इंडिविजुअल को दो या दो से ज़्यादा डिसेबिलिटी होना, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये उस पर्सन की बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, जैसे कम्युनिकेशन, मोबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन दैट समथिंग और हैपनिंग इन द ट्रेड्स दे मे शो। अब मैनिफेस्टेशन होता है कि मान लो कोई स्ट्रेंज थिंग उनके अंदर हो रही है। ठीक है, कोई पहला साइन जिससे आपको ये पता चले कि कुछ तो प्रॉब्लम है, जैसे स्पीच लिमिटेशन। क्या पता वो बच्चा बोलता कम हो, ठीक है, एकदम से वो बोलना बंद कर दे, तो ये क्या है? एक मैनिफेस्टेशन है। मीन्स एक ऐसा साइन है जिससे हमें पता चले कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो डिले है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? स्पीच लिमिटेशन हो जाती है, डिफिकल्टी इन बेसिक फिजिकल मोबिलिटी, उसको बेसिक फिजिकल मोबिलिटी में भी तकलीफ हो सकती है। टेंडेंसी टू फॉरगॉट द स्किल्स थ्रू डिसयूज। अब वो क्या करेगा, आपको उसको पहले कोई चीज़ आती थी लेकिन वो एकदम से उसको भूल जाएगा, उसको भूलने की बीमारी सी हो जाएगी, तो फॉरगॉट करेगा स्किल्स को। ट्रबल इन जनरलाइजिंग द स्किल्स, उसको पहचान में नहीं आएंगी चीज़ें, ये सब चीज़ें होती हैं उनके साथ। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव मोटर। कॉग्निटिव मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू थिंकिंग, परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। मीन्स कॉग्निटिव एक वर्ड है जो हमारे माइंड से रिलेटेड है। और मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ें जो हम अपने माइंड से कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव मोटर। ठीक है, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन मीन्स हम आंखों से देखते हैं और हाथ चलाते हैं, यही करते हैं हम। जैसे मुझे एक बॉल कैच करनी है, तो मैं आंखों से देख रही हूँ वो किस डायरेक्शन में आ रही है और मेरे हैंड मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है? आई हैंड कोऑर्डिनेशन मीन्स मेरे ब्रेन और मेरी फिजिकल बॉडी का कॉन्टैक्ट हो रहा है, दैट इज कॉग्निटिव मोटर। स्पेचुअल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग फिजिकल मूवमेंट, ये सब इसके पार्ट है। नेक्स्ट आता है न्यूरो बिहेवियरल। न्यूरो बिहेवियरल होता है इंक्लूडिंग ब्रेन एंड नर्व। ठीक है, बिहेवियरल मीन्स रिलेटेड टू द ऑब्जर्वेबल एक्शंस एंड रिस्पॉन्स एस्पेक्ट। तो ये क्या है? ये एक स्टडी होती है हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन की, किसके? नर्वस सिस्टम की। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरो बिहेवियरल। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूरो ऑटोनॉमी। न्यूरो ऑटोनॉमी होता है, ये स्टडी होती है रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन आप इसको एज इट इज याद करो, आएगा तो आ जाएगा एक नंबर में, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड पेरिफेरल नर्व। इसमें क्या क्या आप स्टडी करते हो? स्ट्रक्चर स्टडी करते हो, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ते हो और पेरिफेरल नर्व के बारे में पढ़ते हो। नेक्स्ट आता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल। न्यूरोसाइकोलॉजिकल रेफर्स टू द ब्रेन। किससे रिलेटेड है? ये हमारे ब्रेन से। ये रिलेटेड है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, और ब्रेन उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। इसमें स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, या फिर जो हमारे केमिकल प्रोसेसेस हो रही है हमारे माइंड में, हमारे नर्वस सिस्टम के बीच में और हमारे ब्रेन के बीच में क्या इंटरेक्शन चल रहा है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। इसमें क्या क्या आता है? हमारे नर्व सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। न्यूरल पाथवे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी मोटर एंड फंक्शंस, जो सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो सब इसी के अंडर आता है। नेक्स्ट है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज होता है, ये टर्म यूज करते हैं हम जब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का डिले होने लग जाता है। जैसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक टाइम पीरियड पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो 6 महीने का बच्चा है,
ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जानी चाहिए जो एक 6 साल के बच्चे में होती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको डेवलपमेंटल डिले है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेस। नेक्स्ट हमारी 1.2 आती है। 1.2 में कुछ सिम्टम्स है मल्टीपल डिसेबिलिटी के, जैसे हमने पिछले पढ़ा था मैनिफेस्टेशन, ये वही है। लिमिटेड स्पीच हो जाती है, डिफिकल्टी इन बेसिक फिजिकल मोबिलिटी आ जाता है, टेंडेंसी टू फॉरगॉट द स्किल्स थ्रू द डिसयूज, नीड टू सपोर्ट मेजर लाइफ एक्टिविटीज। मीन्स यहाँ पे वो अपनी जो ADL है, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ है, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाता, उसकी मोबिलिटी खत्म हो जाती है, उसको भूलने की आदत हो जाती है, वो चीज़ों को भूल रहा है, जनरलाइज नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर में सबसे पहला आता है जेनेटिक फैक्टर्स। ये इनहेरिटेड हो सकता है, क्या पता पहले किसी को हो, ठीक है, ग्रैंडफादर को, फोर फादर्स में किसी को हो, फिर उसको हो जाए, तो ये जेनेटिक फैक्टर है। नेक्स्ट इज प्रीनेटल फैक्टर, इट इंक्लूड्स द क्रोनिक मैटरनल इलनेस। अब प्रीनेटल फैक्टर्स मीन्स जो बर्थ से पहले हो रहे हैं। अब इसमें आ सकता है मैटरनल इलनेस, सर्टेन मैटरनल इन्फेक्शन की वजह से, टॉक्सिक एक्सपोजर, टॉक्सिक मीन्स गंदगी में रहने की वजह से, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने की वजह से। नेक्स्ट इज पेरीनेटल, पेरीनेटल में आता है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द बर्थ की टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, प्री मैच्योर बेबी हो जाए, लो वेट बेबी हो जाए, उसमें भी आ सकता है। पोस्ट नेटल बाद में, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गया, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, डेवलपमेंटल डिलेज हो गई, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर, क्या पता बच्चे को प्रॉपर हेल्थ केयर ना मिली हो, ठीक है, उसको इंजेक्शन टाइम पे ना मिले हो, क्या पता उसका इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना हो, इसकी वजह से ये भी फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीनेटल। प्रीनेटल क्या होता है, बर्थ से पहले वाले फैक्टर्स। आप इनको जस्ट रीड करो, इसको एज इट इज याद करो, बेस्ट है। प्रीनेटल में है टेकन ऑफ एल्कोहल स्मोकिंग प्रेगनेंसी पीरियड, अगर मदर है वो प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल या स्मोकिंग करती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इमोशनल क्या लिख दिया है मैंने, ओके, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, कोई स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इनटेक ऑफ एक्सपायरी मेडिकेशंस ओवर क्लोज, ओके, तो हम एक्सपायर मेडिकेशन खा लेते हैं, जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है वो इनटेक कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। मैनी टाइम्स एक्सरे, बार बार एक्सरे कराने हो सकता है। इरेगुलर डाइट, अगर डाइट अच्छी नहीं है तो हो सकता है। कोई वायरस अटैक कर दे, जैसे रुबेला, रुबेला एक वायरस है जिसके अटैक से भी आपको डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज नेटल, नेटल होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मीन्स जब बच्चा बर्थ ले रहा होता है, वाइल द बर्थ। प्री मैच्योर बेबी या मोर मैच्योर बेबी हो सकता है, नो प्रॉपर डेवलपमेंट, इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या पता बच्चे को सप्लाई ना मिली ऑफ ऑक्सीजन की, इससे क्या होगा, जो ब्रेन नर्व है वो डैमेज हो सकती है। नो क्राई ऑफ बेबी, बच्चा अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो ये हो सकता है। लोअर वेट, उसका वेट कम हो सकता है, इसलिए हो सकता है। इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर एंड स्टाफ, क्या पता डॉक्टर और स्टाफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्या पता एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो। ड्यू टू द एम्बिलिकल कॉर्ड बीइंग रैप्ड अराउंड द नेक एंड नॉडेड, ये भी हो सकता है कि जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो कॉर्ड माँ और बच्चे से अटैच होती है, वो बच्चे के नेक में राउंड हो जाए, अराउंड रैप हो जाए, ठीक है, वो उसमें कोई नॉड लग जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। पोस्ट मीन्स बाद वाली, हमने प्री नेटल पढ़ा, नेटल पढ़ा, पोस्ट मीन्स सबसे बाद वाली। इसमें कोई हेड इंजरी के वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट में, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एब्सेंस ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, ब्रेन फीवर, इन्वायरमेंटल डेप्रिवेशन एंड डिजनरेशन ऑफ डिसऑर्डर्स, तो ये सब पोस्ट नेटल कॉजेज हैं। नेक्स्ट आता है 1.3। 1.3 में हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन और रेफरल और इंटरवेंशन के बारे में पढ़ना है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जब हम उसको फर्स्ट एग्जामिन करते हैं, कोई भी कर सकता है, एक पेरेंट कर सकता है, एजुकेटर कर सकता है, या फिर हेल्थ प्रोफेशनल कर सकता है। इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इन चिल्ड्रन, ये वो एबिलिटी होती है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे में कोई डेवलपमेंटल डिले है, ठीक है, कोई उसको प्रॉब्लम है, तो ये क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही जल्दी हम उसके रिकवरी के लिए जाएंगे। अब जैसे ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो एक रेफरल बनता है। रेफरल मीन्स आपने सुना होगा कि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल से ना रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को कि आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। रेफ़र करना मीन्स एक आपके इलाज के लिए एक परफेक्ट जगह बताना, दैट इज़ रेफ़र,
ठीक है। तो ऐसे ही रेफरल होता है, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्रोसेस। इन स्पेशल एजुकेशन ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर एवेल्यूशन, ये एक सिंपली एक रिक्वेस्ट है एवेल्यूशन के लिए। रेफरल कैन बी मेड बाय पेरेंट, गार्जियन एंड टीचर, ये कोई भी बना सकता है। चिल्ड्रन एट द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी इज रेफर्ड, वो चिल्ड्रन जिसको डिसेबिलिटी का रिस्क होता है उसको रेफर किया जाता है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है? इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन द रेफरल इज नेम ऑफ द चाइल्ड, सेक्स, बर्थ डेट, नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड नंबर ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो ये आता है इसमें, रेफरल ये होता है। नेक्स्ट आते हैं हम 1.4 पे। 1.4 में हमको एडवांटेजेस पढ़ने हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन के। भाई अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है, हमने ऊपर पढ़ा कि हम उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब जितना जल्दी हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे उतनी ही जल्दी हम अर्ली इंटरवेंशन भी करेंगे। इंटरवेंशन होता है द फर्स्ट स्टेप, वो फर्स्ट स्टेप जो हम उठाते हैं डिसेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। एंड अर्ली इंटरवेंशन मीन्स उसका इलाज करना काइंड ऑफ। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ यू हैव टू टेक द now you have to take the steps to manage it। ठीक है, तो ये होता है अर्ली इंटरवेंशन which is essential for remediation। next, help to reduce the future risk। अब इसमें क्या हेल्प करता है? जितना जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो फ्यूचर का रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। इट हेल्प्स टू अचीव द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को रीच करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। जो डिलेज आ रहे हैं उनको दोबारा से गेन करने में हेल्प करेगा। हेल्प टू पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड हेल्प टीचर टू मेक एजुकेशनल प्लान्स। इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। मिनिमाइज द बैरियर्स इन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बैरियर्स को भी कम करता है। अब अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है? इट मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव अर्ली सपोर्ट। इसका मतलब है आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप क्या करो? उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो ताकि जो बच्चा है उसमें डिसेबिलिटी का रिस्क कम हो सके। यंग पीपल हु आर एट द रिस्क और पुअर आउटकम्स। ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आता है? स्क्रीनिंग आती है, असेसमेंट आता है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी आता है, फिजिकल एंड ओटी होम विजिट्स आते हैं, मेडिकल एंड नर्सिंग आता है। ये सारी चीज़ें इंटरवेंशन में आती हैं। नेक्स्ट है 1.5, इसके बाद हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी फर्स्ट वाली। इसमें आता है एजुकेशनल रेवेन्यू फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अब एजुकेशनली हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहला स्पेशल स्कूल्स स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं जहाँ वो जाते हैं और एजुकेशन ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड स्कूल वो स्कूल होते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चे को और एक स्पेशल बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाया जाता है। मतलब जाते तो वो दोनों एक ही स्कूल में है, एक क्लासरूम स्पेशल बच्चे के लिए होता है और एक क्लासरूम नॉर्मल बच्चे के लिए होता है। कुछ टाइम उनको एक साथ रखा जाता है लेकिन फिर उनको अलग अलग पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होते हैं जिसमें एक स्पेशल चाइल्ड और एक नॉर्मल चाइल्ड साथ में पढ़ते हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड्स जैसे अडेप्ट, हम कुछ मेथड्स को अडेप्ट करते हैं फिर स्पेशल बच्चे के लिए। जैसे अगर उसको VI है तो हम उसके लिए ब्रेल यूज़ करेंगे, उसको HI है तो हम उसके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो कुछ अडेप्टेशंस करते हैं हम, उसको बोलते हैं टीचिंग मेथड्स। करिकुलम अडेप्टेशंस हम करते हैं। करिकुलम अडेप्टेशंस में आता है उसको मॉडिफाई करना। जैसे एक बच्चा, उसको लेसन नहीं समझ आ रहा है तो हम किसी और तरीके से पढ़ाएं। ठीक है, तो करिकुलम में भी हम कुछ अडेप्टेशन करते हैं ताकि हम उसके एजुकेशनल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को भी जान सके, पहचान सके और उसको ख़त्म कर सकें। तो ये हमारी यूनिट 1 ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम आते हैं हम यूनिट 2 पे, 2.1 पे। द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्स टू the unique traits, behavior and attributes that influence how an individual acquire, process and retain information। okay, learning characteristic होता है बेसिकली कि बच्चा क्या सीखता है। ठीक है, उसको उसका वे क्या है सीखने का, बिहेवियर क्या है सीखने का, ये सब क्या है? लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट each learner and contribute to their distinct approach to learn। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हर इंडिविजुअल के अंदर होती है। ठीक, और ज़रूरी नहीं है सबकी सेम हो, सबकी डिफरेंट होती है। इट इज़ द कंसेप्ट रिवॉल्व्स अराउंड, ये कंसेप्ट इसी के अंदर, इसी के आसपास घूमता रहता है कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे कैसे वो एक्सपीरियंसेस करता है और वो उसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारे टाइप के लर्नर्स होते हैं। कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडिटरी लर्नर होता है, ठीक है, कोई काइनेस्थेटिक होता है, कोई टैक्टाइल होता है।
तो बहुत सारी तरह के लर्नर होते हैं। सबसे पहला आता है विजुअल लर्नर, हु लर्न्स बाय सीइंग द इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ देम रादर देन लिसनिंग और द इंफॉर्मेशन बाय डूइंग इट। ये वो लर्नर होते हैं जो देख के सीखते हैं। दे प्रेफर विजुअल ऑब्जेक्ट्स, वो विजुअल ऑब्जेक्ट्स को प्रेफर करते हैं, उसी से उन्हें चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, लिख लेते हैं तो याद हो जाती है, वर्बली कोई बता रहा होता है तो याद हो जाती है, देख के याद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑडिटरी लर्नर, जिन्हें सुन के याद होता है, हु प्रेफर्स द ऑडियो, जैसे कम्युनिकेशन, जिन्हें सुन सुन के याद हो जाता है। नेक्स्ट, ये जल्दी सुन सुन के इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर लेते हैं। इसमें आता है हमारा इंटरव्यू, डिबेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, गिविंग रिपोर्ट, ओरल डिस्कशन, मेनली ये सारी चीज़ें आती हैं ऑडिटरी लर्निंग में। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक लर्नर, ये टेक्टाइल लर्नर्स होते हैं जो बेसिकली करके सीखते हैं। ठीक है, बातचीत करके या फिर प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो उनके अंदर इन्वॉल्व होके सीखते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, फिजिकली एक्टिविटीज़ को फेस करके सीखते हैं। इसमें आता है प्लेइंग गेम्स, मूवमेंट इन एक्टिविटीज़, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ग्रुप एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफाइंग द लर्निंग स्टाइल। अब हम बेसिकली कैसे बता सकते हैं कि किसका क्या लर्निंग स्टाइल है, तो वो जानने के लिए भी हमें थोड़े बेसिक प्रिंसिपल आने चाहिए। सबसे पहला अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, हमको डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना है कि कौन बच्चा कैसे सीख रहा है। ठीक है, आप उसको कार्ड्स दे रहे हो तो वो विजुअली बता पा रहा है, आप उसको बोल बोल के बता रहे हो तो वो बता पा रहा है। ठीक है, आप वो करके कितना कर रहा है, एक्सपीरियंसेस से कितना सीख रहा है। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स नेचर ऑफ वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ दे लर्न। नेक्स्ट इज असेसमेंट करके, असेसमेंट करके मीन्स उनको ऑब्जर्व करके, देख के, एक्सपीरियंस करके कौन कैसे कर रहा है। वेरिड इंस्ट्रक्शनल मेथड, सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स देके। फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके, फ्लेक्सिबल मीन सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मीन्स अदर अप्रोचेस का भी यूज़ करना। पर्सनलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म, सबको पर्सनलाइज लर्निंग पाथ प्रोवाइड करना। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेशन करना, अगर कोई बच्चा है उसको फाइन मोटर्स में प्रॉब्लम है या ग्रॉस मोटर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ अडेप्टेशन करना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एजुकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना एजुकेशन की, जो भी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करा रहे हो उसका इवैल्यूएशन करना, फीडबैक लेना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। अब आता है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, विजुअल लर्नर्स कैसे करते हैं। दे प्रेफर प्रिंट एंड मीडिया, फोकस ऑन वीडियो, मॉडलिंग, राइटिंग नोट्स एंड कंसेप्ट्स। Auditory learner prefer audios, focus on delivering speech, avoid print media, encourage the oral learning in the class. Kinesthetic learner, hands-on learning, focuses on physical involvement in the task, actively engaged in the activities and gain experiences. तो ये सारी चीज़ें आती हैं इनमें। नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये एक थ्योरी है, हम इसको गार्डनर की थ्योरी भी बोलते हैं, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होता क्या है। मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट वेज जिनमें बच्चा लर्न करता है, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है। तो इस कंसेप्ट पे एक गार्डनर, एक पर्सन है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उनकी थ्योरी दो चीज़ों पे बेस्ड थी, एक तो एजम्पशन और एक था सपोर्ट। एजम्पशन कहता है कि ब्रेन के 8 पार्ट हैं, उनका एजम्पशन ये था कि ब्रेन के 8 पार्ट होते हैं और आठों में 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, और जो भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो सब सेपरेट सेपरेट वर्क करते हैं। ओके, सपोर्ट क्या करते हैं, उनकी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सीडेंशियल केसेस थे जो उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ सिंड्रोम्स थे, कुछ सेवेंट्स थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली उन्होंने कुछ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए थे। सबसे पहला आता है वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस होता है कि कम्युनिकेशन की इंटेलिजेंस होना, क्योंकि बातचीत में एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव कम्युनिकेशन की इंटेलिजेंस होना, उसको हम बोलते हैं वर्बल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, उसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, उसकी थिंकिंग परसेप्शन बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है। नेक्स्ट म्यूजिकल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, उसको रिदम के बारे में अच्छी समझ होती है, रिदम की, म्यूजिक की, सॉन्ग्स की। ठीक है, तो ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस होना बच्चे के अंदर, कंप्राइज करना आना चाहिए उसको म्यूजिक। स्पेशल 3D इमेज, स्पेशल 3D इमेज रेफर्स टू द आर्किटेक्चरल क्राइटेरिया। वहाँ पे क्या होगा, बच्चे को ना एक प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, दैट इज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक मीन्स वो बहुत फिट होगा, उसको उसके जो मसल्स है, जैसे क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ये सब क्या है, ये सब बॉडीली काइनेस्थेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल मीन्स यहाँ पे जो पर्सन होता है उसको दूसरे के बारे में बहुत चीज़ें पता होती है, दूसरों के बारे में उसको जानने की बहुत इच्छा होती है, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल में आता है अपने आप के बारे में जानना, अपने आप को अंदर से देखना, अपने आप के बारे में फुल नॉलेज होना, दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक होता है, नेचर के बारे में कितने आपको पता है, ठीक है, ये नेचर से रिलेटेड है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होता है कि आपकी एग्जिस्टेंस को लेके जो भी बातें हैं उन सब के बारे में पता होना, जैसे जो भी संत महात्मा होते हैं उनको पता होता है कि हम क्यों हैं, हमारा क्यों जन्म हुआ है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो अपने बारे में, अपनी एग्जिस्टेंस को लेके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में नॉलेज रखना, दैट इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास रोल ऑफ लर्निंग स्टाइल इन एजुकेशन। अब जो लर्निंग स्टाइल है उसका क्या रोल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ओके, लर्निंग स्टाइल हमारे पास बहुत सारे होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। तो जैसे विजुअल लर्नर है तो आप उसको क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल दे सकते हो। सबसे पहला ग्राफ दिखा सकते हो, इलस्ट्रेशन कर सकते हो, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, पिक्चर, वीडियो, आर्टिकल्स, ये सब विजुअल लर्नर का पार्ट है। ऑडिटरी के लिए आप वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, पॉडकास्ट कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, वीडियो दिखा सकते हो जो जिसमें ऑडियो भी हो, ओरल पीपीटी बता सकते हो। काइनेस्थेटिक के लिए आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी करा सकते हो, रोल प्लेइंग करा सकते हो, वॉकिंग, नोट्स टेकिंग एंड मीटिंग करा सकते हो, ठीक। ये हमारी यूनिट 2 भी खत्म होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में हमको बहुत सारी डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स के बारे में पढ़ना है और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू सेरेब्रल पालिसी। सेरेब्रल पालिसी क्या होता है? सेरेब्रल रेफर्स टू द ब्रेन सेरेब्रम, ठीक है। जो सेरेब्रल एक वर्ड है जो कि आया है हमारे ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट से, ठीक है। पालिसी का मतलब होता है पैरालिसिस। सेरेब्रल पालिसी सीपी इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन, ये एक ग्रुप है कंडीशंस का, दैट कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक डिसऑर्डर, जो कि क्रॉनिकल डिसऑर्डर से होते हैं। मूवमेंट एंड पोस्चर, इसमें आपके मूवमेंट और पोस्चर अफेक्ट होता है। अब कुछ हिस्टोरिकल मिथ हैं, कुछ बातें कही गई हैं सीपी के बारे में। जो सीपी है वो बाय बर्थ होता है, सीपी एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। ऑल इंडिविजुअल्स विद सीपी हैव आईडीडी, वो भी सारे जो भी पर्सन को सीपी है, जिस भी पर्सन को सेरेब्रल पालिसी उसको आईडीडी भी होगा। सीपी अफेक्ट्स द चाइल्ड, सीपी सिर्फ बच्चों को होता है। सीपी कंटैगियस है, कंटैगियस मीन्स जैसे बुखार, खांसी, जुकाम होता है जो एक से दूसरे को हो जाता है, तो सीपी भी एक से दूसरे को हो जाता है, ये बात कही गई है। ऑल द टाइप्स ऑफ सीपी लुक द सेम, सीपी के सारे टाइप सेम दिखते हैं। नॉट सीपी कैन नॉट बी ट्रीटेड और मैनेज, सीपी को ट्रीट नहीं किया जा सकता, मैनेज नहीं किया जा सकता। पीपल विद सीपी लीड टू इंडिपेंडेंट लाइफ, जो सीपी का बच्चा होता है वो कभी भी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी सकता। सीपी एक रेयर कंडीशन है। सीपी ऑलवेज हेरिडिटरी, सीपी जो है वो हेरिडिटरी है, मीन्स अगर पेरेंट को है तो बच्चों को भी होगी ही होगी। तो ये कुछ मिथ हैं, ये बिल्कुल गलत हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सारे मिथ इनकरेक्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बातें बनाई गई हैं सीपी के बारे में। तो ये कुछ मिथ हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट आते हैं सीपी के क्लासिफिकेशन पे। इस सीपी के इस पूरे यूनिट में सेरेब्रल पालिसी में सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपसे 5 या 8 नंबर में पूछी जाती है, 10 नंबर में भी पूछी जाती है। तो आप इस पूरे यूनिट में इसको तो प्रिपेयर करके ही जाना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, सीवियरिटी के बेसिस पे क्या क्या है? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड लिम्ब, अफेक्टेड लिम्ब में आता है अगर वन लिम्ब अफेक्टेड है तो मोनोप्लेजिया, हाफ ऑफ द बॉडी अगर अफेक्टेड है, जैसे लेफ्ट पार्ट है या फिर राइट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं हेमीप्लेजिया। पैराप्लेजिया मीन्स बोथ द लेग्स। डायाप्लेजिया मीन्स legs are severely affected and arms less affected, that is diaplegia, ठीक है। क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स ऑल 4 limbs are affected। बेसिस ऑफ मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला आता है स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी मीन्स मसल्स में स्टिफनेस आ जाना, दैट इज कॉल्ड स्पास्टिसिटी। अटैक्सिया, अटैक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, बैलेंसिंग और शूट मसल्स में। नेक्स्ट है एथेटॉइड, एथेटॉइड
ओवर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है पर्सन के अंदर। मिक्स्ड होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, फर्स्ट और सेकंड आ सकती है, सेकंड और थर्ड आ सकती है, फिर फर्स्ट और थर्ड आ सकती है, इसको मिक्स्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में आता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, बिग मसल्स। यहाँ पे पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, पुअर बैलेंसिंग हो सकती है, डिफिकल्टी इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी आ सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ग्रॉस मोटर को अफेक्ट करती हैं। कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, ट्रॉमा, इलनेस या फिर डेवलपमेंटल डिलेज की वजह से। इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? सिटिंग, जंपिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, मीन्स ऑल द मूवमेंट आपकी जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, डिफिकल्टी आने लग जाती है। नेक्स्ट आता है फाइन मोटर। फाइन मोटर में हमारी छोटी छोटी मसल्स आती है, स्मॉल मसल्स, जिसमें ग्रिपिंग, होल्डिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके क्या क्या कॉजेज हैं? इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन या फिर इलनेस, इनकी वजह से ये होता है। डाउन सिंड्रोम, मल्टीपल सेलेरोसिस या फिर मल्टीपल डायसोट्रॉफी, इनकी वजह से भी ये होता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस। अब उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? ग्रिपिंग, ग्रिप नहीं कर पाते, ईटिंग, खाना नहीं खा पाते, ब्रशिंग या फिर राइटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओरल मोटर होता है, ओरल मोटर होता है माउथ की मसल्स, द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन द माउथ, जैसे कि जॉ, टंग, लिप्स, चिक्स, तो ये सब क्या है? हमारी ओरल मोटर का पार्ट है। इनकी मूवमेंट में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ओरल मोटर। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सकिंग, बाइटिंग, चर्निंग, लिकिंग एंड च्यूइंग, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है मूवमेंट में, ठीक है, वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट इन मोटर कोऑर्डिनेशन। इसमें आता है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिस्प्रेक्सिया, impairment coordination of physical movement is result in the brain message not being accurately transmitted by the body। अब ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, ठीक है, एक्यूरेटली जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कि उन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, तब ये चीज़ें होती हैं। मसल टोन। मसल टोन होता है अमाउंट ऑफ टेंशन इन द मसल्स। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है, हम जो भी मूवमेंट करते हैं अपनी मसल से करते हैं, अपने हैंड बोन से करते हैं, तो मसल टोन होता है कि कितनी मूवमेंट करनी है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट वी कैन अचीव, वो डिपेंड करता है हमारे मसल टोन पे। लो मसल टोन का मतलब होता है कि मसल्स बहुत लूज हो जाती हैं, ओवर फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिसको हम हाइपोटोनिया बोलते हैं। हाई मसल टोन होता है मसल्स बिल्कुल रेस्ट पे चले जाते हैं, वो बिल्कुल वर्क ही नहीं करती, इससे स्टिफनेस आ जाती है, जिसको हम हाइपरटोनिया बोलते हैं, इसमें स्पास्टिसिटी बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट, बैलेंस एंड पोस्चर में डिफिकल्टी आ जाती है। सीपी चाइल्ड कैन नॉट बैलेंस एंड मेंटेन द पोस्चर। जो भी सीपी का चाइल्ड है वो कभी भी बैलेंस नहीं बना पाएगा और अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा। इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता रहेगा, दैट कांट बी कंट्रोल, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहेगी उसकी बॉडी में। इसके लिए हम कुछ व्हील चेयर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। व्हील चेयर मॉडिफिकेशन जैसे जहाँ पे बच्चे की नेक होती है वहाँ पे कोई बैंड लगा देना ताकि उसकी नेक मूवमेंट ना हो, उसके हाथों को कंट्रोल करना, उसका जो सिटिंग पोस्चर है उसको अच्छे से अडेप्ट करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं व्हील चेयर के साथ। नेक्स्ट आता है फीडिंग एंड स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब फीडिंग और स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ये क्यों होती है? क्योंकि उनका जो ओरल मोटर स्किल्स है ना वो बहुत पुअर है, बैड है। उसका जो लोअर जो है वो स्टिफ है, पुअर टंग कंट्रोल है, सलाइवा एक्सेसिव आ रहा है, फैटीग है, मीन्स वो जल्दी थक जाते हैं, च्यू नहीं किया जाता है उनसे, ग्रोथ डिले की वजह से भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्यों क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, अगर बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिएंट ना मिले हो तो हो सकती है। मसल वीकनेस की वजह से ऑल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैन नॉट कॉफ सेटिस्फेक्शन, वो खांसी नहीं कर पाते, कॉफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इम्प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ H2O, O2 एंड CO2, तो वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाते ढंग से। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट में देखो ये बात है कि ज़रूरी नहीं है कि सीपी के बच्चे को IDD हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नो प्रॉपर रोलिंग एंड क्रोलिंग। इसमें क्या होता है बच्चा अच्छे से रोल नहीं कर पाता, क्रॉल नहीं कर पाता, लैगिंग इन द एक्टिविटीज़ में लैग कर देता है, एडियल एक्टिविटीज़ में वो पीछे रह जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है। हेयरिंग लॉस ज़रूरी नहीं है कि सीपी के बच्चे को हेयरिंग लॉस हो, लेकिन अगर है तो हेयरिंग लॉस दो टाइप का होता है, एक कंडक्टिव और एक सेंसरी न्यूरल। कंडक्टिव होता है कि ईयर के अंदर या आउटर वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं हम कंडक्टिव, ठीक है। और सेंसरी न्यूरल है जब
जो इनर है, जो इनर ईयर और ब्रेन का जो कांटेक्ट है उसमें डिफेक्ट है तो उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरल। एपिलेप्सी होता है अनप्रिडिक्टेबल करंट सीजर्स आना, मींस दौरे पड़ना, कभी भी कहीं भी दौरे पड़ना, उसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। इट इज़ नॉट अ डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कब होगा कब नहीं होगा, एकदम से हो जाता है। दे आर कॉमन इन सीपी चाइल्ड में कॉमन रहता है क्योंकि ये ब्रेन इंजरी भी कॉज कर सकता है, ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसके भी दो टाइप होते हैं, फोकल और जनरलाइज्ड। फोकल होता है एक साइड, ब्रेन के एक साइड, और जनरलाइज होता है ब्रेन के दोनों साइड। नेक्स्ट आता है 3.5। 3.5 होता है अटेंशन। अटेंशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? डिफिकल्टी टू सस्टेनेबल अटेंशन, बच्चा एक जगह पे ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाता। स्विच फोकस, उसका फोकस कहीं ना कहीं अटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि बच्चे का क्या करो, रूटीन को स्ट्रक्चर्ड कर दो, उसको मल्टी सेंसरी लर्निंग प्रोवाइड करो और ब्रेक देते रहो। इससे क्या होगा, उसकी अटेंशन आपको सही मिलेगी। नेक्स्ट होता है मेमोरी। मेमोरी में प्रॉब्लम आती है इनकोडिंग करने में, रिटेनिंग करने में, रिट्राइव करने में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है आप रिपीटेशन में एक्टिविटी कराओ, मल्टी सेंसरी टीचिंग का यूज़ करो, ब्रेक दो, ब्रेक द इन्फॉर्मेशन एंड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ सारी मत दो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको सिखाओ ताकि उसको ज़्यादा देर तक याद रहे। सेंसरी मोटर परसेप्शन। सेंसरी मोटर परसेप्शन होता है डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। इसमें बच्चे को सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेटिंग मोटर कंट्रोल, डिफिकल्टी इन स्पेशल रिलेशनशिप एंड फाइन मोटर्स, मीन्स सेंसेस रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स होगी उसको। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराओ, प्रैक्टिस थ्रू रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन कराओ एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग एंड रिसिप्टिंग। इसमें बच्चों को एक्सप्रेस करने में और रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पाता। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसकी सिंपल मदर टंग में उससे बात करनी है। साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो का यूज़ कर सकते हो। कॉग्निटिव एसएलडी में डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। एसएलडी मीन्स स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये रिलेटेड टू द एकेडमिक होती है। अनेबल टू रिकॉग्नाइज द लेटर, इसमें बच्चा लेटर नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है, उसको याद नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि आप पहले ऑब्जर्व करो, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करो, राइटिंग टेस्ट लो, असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ करो, टेक्निक्स और मेथड्स की वजह से की हेल्प लेके उसको सिखाओ। तो ये हमारी यूनिट 3 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 है डेफ ब्लाइंड के लिए। डेफ ब्लाइंड कौन होता है, पर्सन हैविंग बोथ डिसेबिलिटी, उसको हेयरिंग लॉस भी है और विजन लॉस भी है। जब एक पर्सन को ये दोनों डिसेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं डेफ ब्लाइंड। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइट एंड हियरिंग लॉस दैट अफेक्ट्स द पर्सनस एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड गेट अराउंड। ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी है जिसमें पर्सन को साइट और हियरिंग का दोनों का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो ना तो कम्युनिकेट कर पाता है ना इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाता है। इसके कुछ हिस्टोरिकल मिथ है। डेफ ब्लाइंडनेस मीन्स नो साइट एंड नो हियरिंग। जिसको भी डेफ ब्लाइंड होता है उसको तो ना ही तो कुछ सुनाई देता है ना ही कुछ दिखाई देता है। एवरी डेफ ब्लाइंड पर्सन यूज केन। ये बोला जाता है कि हर डेफ ब्लाइंड पर्सन केन यूज करेगा अगर उसको मोबिलिटी करनी है तो। डीबी कांट यूज फोन, कहते हैं कि डेफ ब्लाइंड पर्सन फोन यूज नहीं कर सकता। डेफ ब्लाइंड पर्सन रीड नहीं कर सकता ब्रेल को। जो हेयरिंग एड्स है उसको लगाने से हेयरिंग परफेक्ट हो जाती है। जो डेफ ब्लाइंड पर्सन है उस अगर वो डेफ ब्लाइंड है तो उसकी जो बाकी अदर सेंसेस है ना वो सुपर सेंसेस हो जाती है। डीबी कांट एंजॉय देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते टू द फुल एक्सटेंट। तो ये सारे मिथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे ऑल आर इनकरेक्ट, दे ऑल आर रॉन्ग। तो हिस्टोरिकली एक हेलन केलर है, वो भी डेफ ब्लाइंड थी, उनको भी डेफ ब्लाइंडनेस थी, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। ये हमारी 4.1। 4.2 में हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एज ऑन सेट। एज ऑन सेट वो एज होती है जिसमें एक इंडिविजुअल को सबसे पहली बार उस कंडीशन के बारे में पता लगता है या फिर वो उस कंडीशन को एक्सपीरियंस करता है, उस एज को बोलते हैं हम एज ऑन सेट, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं इसके, टोटल ब्लाइंड विद पार्शियल हेयरिंग, मीन्स उसको दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी लेकिन उसको सुनाई देता है थोड़ा बहुत। पार्शियल ब्लाइंड एंड टोटल हेयरिंग। पार्शियल ब्लाइंड मीन्स उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है बट उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता।
पार्शियल विजन एंड पार्शियल हेयरिंग, उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, थोड़ा बहुत सुनाई देता है। कंप्लीट डेफ कंप्लीट ब्लाइंड मीन्स ना तो उसको कुछ दिखाई देता है ना उसको कुछ सुनाई देता है। तो मैंने एक डिफाइन करके लिखा है, आप इसी को देख के सारे डिफाइन याद कर सकते हो। अब आते हैं हम डिग्री ऑफ लॉस पे। डिग्री ऑफ लॉस पे आपको एज इट इज़ ये बना के आना है बॉक्स, इसमें आपको डिग्री लिखनी है माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर एंड प्रोफाउंड। ये आपको एज इट इज़ बना के आना है। सेम विजन का भी है, विजन का भी आप ऐसे ही बना के आओगे, इसको एज इट इज़ याद करो। नेक्स्ट है डिफरेंट सिंड्रोम्स ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। अब डेफ ब्लाइंडनेस को लेके ना डिफरेंट डिफरेंट सिंड्रोम्स होते हैं। सबसे पहला आता है चार्ज सिंड्रोम। चार्ज सिंड्रोम क्या है? एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि पर्सन की ईयर, आईज, नोज, इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब सेंसेस, जो भी आपके फेशियल ऑर्गन्स है उनको ज़्यादा डिफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम एक डेवलपमेंटल इंटेलेक्चुअल डिले कंडीशन है। गोल्डन हार सिंड्रोम ये कॉग्निशियल कंडीशन है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है इसमें आइज की, नोज की, स्पाइन की, तो ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाता है इसमें। एक होता है कॉग्निशियल रुबेला सिंड्रोम, ये मदर को हो जाता है। अगर मदर प्रेग्नेंट है और उसको रुबेला वायरस अफेक्ट करता है तो बच्चे को ये हो सकता है विद इन द 3 month ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आता है 4.4। अब इम्पैक्ट्स क्या होते हैं डेफ ब्लाइंडनेस के। डेफ ब्लाइंडनेस अगर एक पर्सन को हो जाती है तो उस पर क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन। अब जो पर्सन है ना तो वो देख सकता है ना वो सुन सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसको एक्सप्रेस करने में, रिसीव करने में, बातचीत करने में। तो बेसिकली वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करेगा, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स वो इधर कहीं भी नहीं जा पाएगा, नो एक्सप्लोर, नो एंगेजमेंट, नो पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा उसके लिए। इसके लिए हम उसके साथ कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। लोअर हैंड टेक्निक, अपर हैंड टेक्निक, केन यूज़, साइटेड गाइड टेक्निक, डॉग गाइड टेक्निक, ये सारे टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन। उस पर्सन का सोशलाइजेशन बिल्कुल अफेक्ट हो जाएगा, वो हमेशा लेफ्ट आउट फील करेगा, फन, प्ले, नॉर्मल एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो वो बेसिकली डिपेंडेंट रहेगा अदर्स पे। इसके लिए कुछ टेक्निक है HOH और HUH, हैंड अंडर हैंड टेक्निक और हैंड ओवर हैंड टेक्निक। नेक्स्ट, लर्निंग कम्प्लीटली फॉर DB इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आप अगर उस पर्सन को कुछ पढ़ना लिखना है तो देखो ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ी मुश्किल आएगी लेकिन वो पढ़ लेगा। कैसे कैसे? ब्रेल से, हैंड अंडर हैंड, हैंड ओवर हैंड और मल्टी सेंसरी का यूज़ करके। नेक्स्ट आते हैं 4.5 पे, कम्युनिकेशन चैलेंजेस। अब कम्युनिकेशन में उनको कैसे कैसे चैलेंजेस होते हैं हमने ये पढ़ लिया है। अब उनको कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोड भी होते हैं, जैसे वोकलाइजेशन, गेस्चर, ऑब्जेक्ट, पिक्चर, स्पीच एंड साइन लैंग्वेज। इन सब का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं ना DB पर्सन। DB यूज मेथड्स। अब जो डेफ ब्लाइंड होता है वो कुछ मेथड्स का भी यूज़ करता है, जैसे लिप रीडिंग, साइन लैंग्वेज, यूज अडेप्टिव डिवाइसेस, ADL बेस्ड एक्टिविटीज, हैंड अंडर हैंड, हैंड ओवर हैंड, रिस्ट हेल्प, शोल्डर हेल्प, एल्बो हेल्प। तो यहाँ पे हमारी 4 यूनिट खत्म होती है। लास्ट यूनिट है यूनिट 5, इसमें हमको लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है स्टूडेंट विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। ओके, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी का स्टूडेंट होता है वो बहुत स्लोअर पेस पे लर्न करता है, मीन्स वो धीरे धीरे लर्न करता है। नीड रिपीटेशन इंस्ट्रक्शन, उसको रिपीटेडली इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। हैव लिमिटेड कम्युनिकेशन एबिलिटी, वो बात बहुत कम करता है। मेस हैव सेंसरी इम्पेयरमेंट, उसको सेंसरी इम्पेयरमेंट होती है, जैसे विजन और हेयरिंग हो सकती है। फेस फिजिकल एंड मोटर चैलेंजेस, वो फिजिकल और मोटर चैलेंजेस फेस करता है, उसको अटेंशन और मेमोरी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। रिक्वायर स्ट्रक्चर एंड प्रिडिक्टेबल रूटीन्स, उसको स्ट्रक्चरल और प्रिडिक्टेबल रूटीन्स चाहिए होते हैं। अंडरस्टैंड डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट में डिफिकल्टी होती है। सोशल और इमोशनल चैलेंजेस होते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड एडेप्टिव टीचिंग मेथड्स चाहिए होते हैं और असिस्टिव टेक्नोलॉजी और मल्टी सेंसरी लर्निंग उसको बेनिफिट करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के चाइल्ड की क्या क्या लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये स्लो लर्नर होते हैं, ये ना प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत लिमिटेड होता है, रीजनिंग एबिलिटीज़ इनमें बहुत लिमिटेड होती है। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को बहुत डिफ़िकल्टी होती है उनको अंडरस्टैंड करने में। शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंट डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट,
उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हुई नहीं होती है, तो एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम होती है। पुअर मेमोरी, अच्छे से याद नहीं रख पाते नई इन्फॉर्मेशन को, जनरलाइज नहीं कर पाते। मोर टाइम मोर रिपीटेशन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन चाहिए होती है। स्ट्रगल इन अकेडमिक स्किल्स के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। नेक्स्ट इज सेंसरी इम्पेयरमेंट। सेंसरी इम्पेयरमेंट की लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विजुअल लिमिटेड एक्सेस, इंसिडेंशियल लर्निंग। ओके, जो इंसिडेंशियल लर्निंग होती है उसको बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है। मीन्स जैसे अगर कोई गर्म चीज़ उनके हाथ पे लग रही है तो उनको एकदम से पता नहीं चलेगा, उसको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, बहुत लिमिटेड एक्सेस है। ये होता है सेंसरी इम्पेयरमेंट, सेंसेस का लॉस हो जाना। नेक्स्ट, डिलेड डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, नीड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, struggle with the social interaction and peer communication, require adaptive material, may have reduced awareness of environment, depend upon the remaining sense of learning, benefits from the structured and consistent routine। यही सारे हैं, ये बार बार रिपीट होती जा रही है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप इन सबको एज इट इज़ लर्न करो। दे में फेस डिले, वो डिले हो सकती है उनको कंसेप्ट डेवलपमेंट में। रिक्वायर इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट की ज़रूरत होती है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए होता है। अब जो बच्चा ASD का है, ASD मीन्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उस बच्चे को तो उसकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, उसको सोशल इंटरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो इजीली किसी से बात नहीं करेगा, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत चैलेंजिंग रहेगा। जो रूटीन है वो आपको उसका सेम रखना है, क्योंकि अगर कोई चेंजेस होंगे तो उसको चेंजेस से स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो रिपीटेटिव बिहेवियर शो करेगा। दे हैव अनइवन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो भी बहुत अनइवन रहेगी। मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, जॉइंट अटेंशन नहीं दे पाएगा। हैंड अंडर हैंड, हैंड ओवर हैंड आप यूज़ कर सकते हो। बेनिफिट्स, विजुअल सपोर्ट दे सकते हो, स्ट्रक्चर्ड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट दे सकते हो, ये सारी चीज़ें करके आप उसको पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। सबसे पहला, नॉर्मल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उसकी नॉर्मल रहेंगी। लिमिटेड मोबिलिटी, वो मोबिलिटी नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। मे हैव डिफिकल्टी विद फाइन मोटर्स, हो सकती है फाइन मोटर्स में डिफिकल्टी। फैटिग, इजीली जल्दी थक जाएगा। नीड मोर टाइम टू कंप्लीट द टास्क, ज़्यादा टाइम लगेगा टास्क कंप्लीट करने के लिए। असिस्टिव डिवाइसेस की हेल्प चाहिए होगी। मॉडिफाइड फर्नीचर चाहिए होगा। सोशल इंटरेक्शन भी अफेक्ट हो सकता है क्योंकि वो कम इंगेज रहेगा। मे फेस बैरियर्स इन फुल पार्टिसिपेशन, फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कुछ बैरियर्स आएंगे। रिक्वायर इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सपोर्टिव लर्निंग, उसको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्लड डिसऑर्डर्स लाइक हेमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज या फिर अदर कॉम्बिनेशंस, तो उनके लिए क्या है? फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म ड्यू टू द वो ज़्यादातर एब्सेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होगा, हॉस्पिटल विजिट्स आ रहे होंगे, तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं आएंगे आपके पास, तो वो एब्सेंटिज्म में रहेंगे। फैटिग एंड लो स्टेमिना, जल्दी थक जाएंगे, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पेन एपिसोड्स, उनको पेन होगा, ठीक है, पेन एपिसोड हो सकता है, सिकल सेल डिजीज में होता है खास करके। डिलेड फिजिकल डेवलपमेंट डिले हो जाएगी। कॉग्निटिव फंक्शन यूजुअली नॉर्मल रहेगा। रिड्यूस कंसंट्रेशन, रिड्यूस हो जाएगा। इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी होने के चांसेस हैं। पार्टिसिपेशन लिमिटेड रहेगा। नीड फ्लेक्सिबल शेड्यूल, रेस्ट ब्रेक्स, तो उनके लिए आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल रखना है, रेस्ट ब्रेक्स प्रोवाइड करने हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, हेल्थ सपोर्ट, इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान्स बनाने हैं, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विद कॉम्बिनेशन। ओके, जिनको क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है उनके लिए आप क्या कर सकते हो? फैक्युलेटिंग अटेंशन अलर्टनेस, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू सीजर्स और मेडिकेशंस उनको ना अटेंशन फैक्युलेटिंग में प्रॉब्लम होती है, वो एक जगह ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते या फिर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। कॉग्निटिव डिलेज हो जाते हैं, मोटर डिफ़िकल्टीज आती है लिखने में, बैठने में, पढ़ने में। नेक्स्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज हो जाते हैं, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर टास्क, फैटिग रहते हैं, स्टेमिना रिड्यूस रहता है, सेंसरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट, इमोशनल एंड बिहेवियरल चैलेंजेस रहते हैं उनके साथ,
सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी होती है, नीड फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी, हेल्थ सपोर्ट और इंडिविजुअलाइज टीचिंग स्ट्रेटजीज की नीड रहती है। तो आपसे 5.5 में ना ये कॉम्बिनेशन ही पूछेंगे, आप इनका कॉम्बिनेशन एज इट इज़ लिख के आना। मैंने आपको सिंगल सिंगल में लिखवाई है, जिनका भी पूछा उन दोनों को कंबाइन करके लिख देना। तो ये हो गई लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी। तो हमारा पेपर नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होता है।